गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं संदीप कुमार शुक्ला आपके साथ जनरल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट को डिस्कस कर रहा हूँ। पिछले वीडियो में हमने जनरल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के बारे में जाना था, ये किस प्रकार से हमारे लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। उसके बाद हमने सिलेबस को देखा था, डिटेल्ड डिस्कशन सिलेबस पर हमने किया था। किस प्रकार से पूरा सिलेबस हमारा इलेक्ट्रिकल और सिविल दो सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। इलेक्ट्रिकल सेगमेंट में हमारे पास 8 चैप्टर्स थे। पहला चैप्टर था ओवरव्यू ऑफ डीसी सर्किट्स। आज हम लोग अपना पहला चैप्टर ओवरव्यू ऑफ डीसी सर्किट स्टार्ट कर रहे हैं और इसी के साथ अपना चैप्टर चालू हो रहा है, ओवरव्यू ऑफ डीसी सर्किट्स। हालांकि पिछले वीडियो में हमने आपसे बुक के बारे में बात नहीं की थी। आप में से कई लोग जानना चाह रहे होंगे कि हमें कौन से बुक लेनी चाहिए। तो वैसे तो बुक वही अच्छी है जो आपको समझ में आए, क्योंकि स्टैंडर्ड बुक का कोई फ़ायदा नहीं जिसे हम समझ ही ना सकें। तो बुक आप अपने इंटरेस्ट के अनुसार ले सकते हैं, जिसकी लैंग्वेज सरल हो, समझ सकते हैं आप, पढ़ना आसान हो और सिंप्लीफाइड करके तथ्यों को पेश किया गया हो। वैसे अगर इन सारे फैक्टर्स पर देखें तो एक है नगीन प्रकाशन की एक बुक है आरती करके, जनरल इंजीनियरिंग, रिटन बाय आरपी गर्ग एंड एससी तिवारी। फिर से सुन लीजिए, नगीन प्रकाशन की पुस्तक है, लेखक हैं इसके आरपी गर्ग एंड एससी तिवारी। ये एक अच्छी बुक लगती है मुझे, जिसकी लैंग्वेज भी सरल है, प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा है, आसानी से समझ में आ जाएगी। तो आप इस सब्जेक्ट के लिए इस बुक को परचेज कर सकते हैं। हालांकि इसके अलावा कोई और सब्जेक्ट जो आपने ले रखा हो या जो आप लेना चाहते हो वो भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बुक कोई भी हो बशर्ते आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली पढ़ना आपको ही है। ठीक है, और इसी के साथ अब हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो हमारा सब चैप्टर है ओवरव्यू ऑफ डीसी सर्किट्स, यानी इसमें हम डीसी सर्किट्स के बारे में देखेंगे। उससे पहले कुछ बेसिक टर्म्स हैं, उसको हम देख लेते हैं। जैसे हमारा सबसे पहला है इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि विद्युत धारा। अब विद्युत धारा होती क्या है ये हमें देख लेना है। इलेक्ट्रिक करंट is defined as rate of flow of electrons in any conductor, अर्थात किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहा जाता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक कूलाम पर सेकंड अथवा एम्पियर है, जिसे कैपिटल ए से व्यक्त किया जाता है। एम्पियर को कैपिटल ए से लिखा जाता है और विद्युत धारा को कैपिटल आई अथवा स्मॉल आई से व्यक्त करते हैं। याद रखना, विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट को कैपिटल आई या स्मॉल आई, और इसकी यूनिट अर्थात कूलाम पर सेकेंड है जो एम्पियर कहलाती है, उसे कैपिटल ए से व्यक्त किया जाता है। अब मान लीजिए किसी चालक में n इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड फ्लो हो रहे हों, तो चालक से प्रवाहित होने वाला जो विद्युत धारा होगा वो हो जाएगा कैपिटल आई या स्मॉल आई इक्वल्स टू एन ई इंटू टी। एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ई है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स। तो किसी इलेक्ट्रॉन्स पर आवेश क्या होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, और यहाँ फिर I बराबर Q/T, जहाँ Q बराबर हो जाएगा NE। Q को आवेश कहा जाता है यानी चार्ज, अर्थात अगर किसी कंडक्टर में आवेश की मात्रा दे दी गई हो तो उस कंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इस आवेश को अगर आप चार्ज से डिवाइड कर दें, इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज है, क्योंकि आपने यहाँ देखा, यहाँ बगल में जो जहाँ लिखा है यहाँ स्मॉल आई या कैपिटल आई बराबर विद्युत धारा, कैपिटल स्मॉल क्यू बराबर
आवेश यानी चार्ज, दैट इज Ne, जहाँ Q तो आवेश है, N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और E है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो अगर यहाँ से हम आवेश अपॉन चार्ज कर दें, यानी टोटल कितना आवेश है अपॉन एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमें आसानी से मिल जाएगा। Q है टोटल नंबर ऑफ चार्ज, यानी किसी कंडक्टर में टोटल कितने चार्ज अवेलेबल हैं, और उसको हम डिवाइड कर दें किसी एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, तो हमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं ये बात आसानी से मिल जाएगा। T है टाइम, जितने समय के लिए करंट इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और E है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू यहाँ लिखी हुई है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। नेक्स्ट है हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि विभवांतर। अब ये क्या होता है, तो कहा गया इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द डिफरेंस ऑफ चार्ज यानी कि एनर्जी बिटवीन टू टर्मिनल्स पॉइंट्स इज कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस। अब किसी वैद्युत परिपथ में दो टर्मिनल्स यानी दो पॉइंट्स के बीच जो ऊर्जा का अंतर होता है उसी को पोटेंशियल डिफरेंस कह दिया जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब उनके बीच एनर्जी का डिफरेंस क्या है, एनर्जी लेवल का अंतर क्या है। पोटेंशियल डिफरेंस इज द मेन रीजन फॉर द फ्लो ऑफ करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, अर्थात किसी वैद्युत परिपथ में धारा के प्रवाहित होने का मुख्य कारण है उनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस का होना। अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी करंट उसके थ्रू प्रवाहित हो पाएगी, अन्यथा नहीं। SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज डिनोटेड बाय V, ठीक है। SI यूनिट इसकी बोल्ट होती है, जैसे V अक्षर के द्वारा हम लोग डिफाइन करते हैं। यही बात हिंदी में भी मेंशन है, किसी विद्युत परिपथ के दो सिरों टर्मिनल के बीच आवेश के अंतर को विभवांतर कहा जाता है। विद्युत परिपथ में आवेश के प्रवाह का मुख्य कारण विद्युत विभवांतर ही होता है। विद्युत विभवांतर का SI मात्रक बोल्ट होता है, जिसे V से लिखा जाता है। इसके बाद हमारा अगला इम्पोर्टेंट टर्म है, वो है इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, अर्थात विद्युत प्रतिरोध। अब विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, आप आसानी से जानते हैं। विद्युत प्रवाह में आने वाली अवरोध को ही क्या कह देते हैं, विद्युत प्रतिरोध। अब लिखा है द बैरियर अराइजेज इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अर्थात किसी विद्युत धारा के प्रवाह में उत्पन्न होने वाली बाधा या अवरोध ही क्या कही जाती है, विद्युत धारा के नाम से जानी जाती है। आगे है सर्किट सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड एज बिलो। नीचे जो चित्र दिखाया गया आपको, इसी के द्वारा इलेक्ट्रिक परिपथ में यानी जो हमारी सर्किट्स होती है उसमें रेजिस्टेंस को इसी सिंबल के द्वारा दिखाया जाता है। जिग जैग टाइप्स की एक लाइन खींच देते हैं। अब है यही बात हिंदी में भी रिप्रेजेंटेड है, किसी विद्युत परिपथ में धारा के प्रवाह में उत्पन्न रुकावट प्रतिरोध के नाम से जानी जाती है। परिपथ में प्रतिरोध को अधोलिखित प्रतीक द्वारा दिखाया जाता है, अर्थात यहाँ पर ये प्रतीक ऊपर है, खैर आप लोग इसी सिंबल को देखें। प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस का SI मात्रक ओम होता है, जो इस सिंबल के द्वारा दिखाया जाता है। 1 ओम बराबर 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पेयर होता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास करंट डेंसिटी, अर्थात धारा घनत्व। ये क्या है, तो करंट डेंसिटी क्या होती है कि करंट का फ्लो किसी एक ऐसे कंडक्टर के थ्रू जिसकी क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो, यूनिट हो, इकाई हो, अर्थात एकांक क्षेत्रफल वाले चालक से प्रवाहित होने वाली धारा को ही क्या कह देते हैं, धारा घनत्व। यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टर ऑफ यूनिट एरिया इज नोन एज करंट डेंसिटी, या इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट
थ्रू यूनिट एरिया ऑफ ए कंडक्टर, अर्थात किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल से बहने वाली धारा को क्या कह देते हैं? धारा घनत्व। ठीक है, यानी या तो कोई एक ऐसा कंडक्टर हो जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया एकांक हो, यूनिट हो, या फिर किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल से बहने वाली धारा, यानी वो करंट जो यूनिट एरिया से फ्लो करे उसे कह देते हैं करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी को कैपिटल जे से लिखा जाता है मुख्यतः। करंट डेंसिटी इज डिनोटेड बाय जे। किसी एकांक क्षेत्रफल वाले चालक से बहने वाली धारा को धारा घनत्व कहा जाता है। धारा घनत्व को कैपिटल जे से व्यक्त किया जाता है। अतः धारा घनत्व जे बराबर कैपिटल आई अपॉन कैपिटल ए, क्योंकि धारा घनत्व क्या हो जाएगा? धारा अपॉन क्षेत्रफल, यानी करंट अपॉन एरिया। अब धारा घनत्व का मात्रक इसी से आसानी से निकाला जा सकता है। धारा घनत्व का मात्रक हो जाएगा तो करंट यानी धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर, और एरिया का क्षेत्रफल का स्क्वायर, यानी लंबाई का स्क्वायर, और लंबाई की यूनिट होती है मीटर, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। या ऐसे भी एरिया बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, और लेंथ की यूनिट होती है मीटर, तो मीटर इंटू मीटर यानी मीटर स्क्वायर। तो धारा घनत्व का मात्रक आ जाएगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। अभी यद्यपि विद्युत धारा एक अदिश राशि है, परंतु धारा घनत्व एक सदिश राशि है। ये बात आपको हमेशा ही याद रखना है कि जो हमारी करंट होती है ये नॉन वेक्टर क्वांटिटी है, यानी अदिश राशि है। लेकिन जो करंट डेंसिटी है अर्थात धारा घनत्व, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इस बात को आपको हमेशा याद रखना है। ये वाइवा का क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए करंट डेंसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है या फिर नॉन वेक्टर क्वांटिटी है। तो आपको हमेशा ही याद रखना है कि करंट डेंसिटी हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि करंट नॉन वेक्टर अर्थात अदिश राशि है। एक बार फिर से सुन लीजिए, विद्युत धारा यानी कि करंट हमारी अदिश राशि है, यानी कि नॉन वेक्टर क्वांटिटी, और धारा घनत्व यानी कि करंट डेंसिटी एक सदिश राशि है, यानी वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट है हमारे पास डिपेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, अर्थात विद्युत प्रतिरोध की निर्भरता। यानी विद्युत प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, ये इसमें हमें देखा है। तो इसमें है कि मान लीजिए कोई एक चालक है जिसकी लंबाई स्मॉल एल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल ए है, तो उसका जो रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध होगा वो निम्नलिखित फार्मूले के द्वारा दिया जाएगा, जो आप नीचे फार्मूला देख रहे हैं। यही बात हिंदी में भी लिखी है। यदि किसी चालक की लंबाई स्मॉल एल है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल ए है, तो उस चालक का प्रतिरोध कैपिटल आर बराबर रो इंटू एल अपॉन ए होगा। इन सारे टर्म्स के बारे में आपको क्लियर होना चाहिए कि ये टर्म क्या क्या हैं, तभी आप इनके द्वारा आगे न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। अब जैसे यहाँ लिखा है, जहाँ R इक्वल्स टू रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, अर्थात R चालक का प्रतिरोध है, स्मॉल l इक्वल्स टू लेंथ ऑफ कंडक्टर, यानी स्मॉल l चालक की लंबाई है, कैपिटल A इक्वल्स टू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, चालक का क्रॉस सेक्शन एरिया अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है, और रो इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी, ये प्रतिरोधकता है, विच इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन कंडक्टर। ठीक है, यानी जो हमारी प्रतिरोधकता होती है ये किसी दिए गए चालक के लिए स्थिर होती है, इसकी वैल्यू बार बार वेरी नहीं करती, अर्थात बदलती नहीं है। अब मान लीजिए कोई एक मटेरियल है, एक मटेरियल उसका कंडक्टर है तो उसकी प्रतिरोधकता अलग होगी, और अगर कोई दूसरे प्रकार का मटेरियल है उसका अगर कंडक्टर बनाया गया, चालक बनाया गया, तो उसकी प्रतिरोधकता
अलग होगी। पर जिस मटेरियल का कंडक्टर बनाया गया है उसी मटेरियल के जितने कंडक्टर होंगे उन सब की प्रतिरोधकता समान होगी। ठीक है, मान लीजिए हमने चांदी के 5 कंडक्टर बना लिए, तो उसमें प्रत्येक कंडक्टर का, चांदी के पांचों कंडक्टर जो हैं इनकी प्रतिरोधकता समान होगी। इसी प्रकार हमने लोहे के 5 कंडक्टर बना लिए, तो लोहे के जो हमारे कंडक्टर होंगे उनकी प्रतिरोधकता एक समान होगी। अर्थात किसी दिए हुए मटेरियल के लिए जो मटेरियल फिक्स कर दिया जाए तो उस मटेरियल के जितने कंडक्टर्स होंगे सबकी प्रतिरोधकता समान होगी। लेकिन जैसे चालक का पदार्थ बदल जाएगा, मटेरियल बदल जाएगा, प्रतिरोधकता की वैल्यू भी बदल जाएगी, क्योंकि प्रतिरोधकता एक प्रॉपर्टी है जो कि कंडक्टर के मटेरियल यानी पदार्थ पर निर्भर करती है। ठीक है, अब यहाँ जो हमने देखा पीछे समीकरण 1, ये ρ=r=ρ×L/A, यहाँ से हमें 2-3 बातें समझ में आ रही हैं। पहला, इक्वेशन 1 से हमें ये समझ में आ रहा है कि किसी चालक का प्रतिरोध उसके लेंथ के समानुपाती होता है। किसी चालक का प्रतिरोध उसके लेंथ के समानुपाती होता है। अर्थात जैसे जैसे हम चालक की लंबाई बढ़ाते जाएंगे उसका प्रतिरोध बढ़ता जाएगा। प्रतिरोध मैंने कहा था कि अवरोध यानी कि हिंड्रेंस, अर्थात किसी चालक से जो करंट बह रही है उसके प्रवाह में रुकावट यानी जो बाधा उत्पन्न होती है उसी को क्या कहते हैं, प्रतिरोध। इसको आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई एक लंबी टनल है और उससे होकर आप गुजर रहे हैं। टनल, आप कंडक्टर को मान लीजिए, आप सब अपने आप को इलेक्ट्रॉन्स मान लीजिए। अब अगर टनल की लंबाई छोटी कर दी जाए तो आप कुछ ही देर में बड़े आसानी से निकल सकते हैं। आपको कोई एनेक्जिटी नहीं आएगी, आप व्याकुल नहीं होंगे, आसानी से निकल जाएंगे, यानी कोई परेशानी नहीं आने वाली। लेकिन अगर उसी टनल की लंबाई को बहुत ज़्यादा बड़ा कर दी जाए, बहुत ज़्यादा, तो स्वाभाविक सी बात है आप उसे पार करने में असहजता का महसूस करेंगे। यही बात कुछ इलेक्ट्रॉन्स में करंट के फ्लो में भी होती है। जब कंडक्टर की लंबाई बहुत ज़्यादा होती है तो उसका रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। तो जैसे जैसे हम अपने चालक का लंबाई बढ़ाते जाएंगे उसका रेजिस्टेंस भी उसी अनुपात में बढ़ता जाएगा। दूसरा हमारे पास है रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, यानी कि किसी चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होता है। जैसे यहाँ आप नीचे इस कोष्ठक में देख रहे हैं R = 1/A। अब जैसे जैसे आप एरिया इसका रिड्यूस करेंगे कंडक्टर का, जो इसके थ्रू, कंडक्टर के थ्रू जो करंट फ्लो हो रही है, अब उसमें हिंड्रेंस आना शुरू होगा, अर्थात दबाव महसूस करेगा और फ्लो फ्री ना हो करके रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, यानी करंट फ्लो में अवरोध उत्पन्न होने लगेगा, रेजिस्टेंस बढ़ने लगेगा। इसे आप कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे कोई एक अच्छी चौड़ी सड़क है, उस पर आप जा रहे हैं अभी और उस पर बहुत सारे वाहन चल रहे हैं, लेकिन चूंकि सड़क की चौड़ाई ज़्यादा है तो सारे लोगों के बीच में एक सफिशिएंट गैप बना हुआ है, आसानी से चल रहे हैं। सपोज दैट अचानक से मार्ग सकरा हो जाता है किसी कारण से, तो अब जितने लोग हैं सबको उस सकरे मार्ग से ही होकर गुजरना है, तो सारे लोग बड़े केयरफुली होकर के आसानी से उसे पार करेंगे, धीरे धीरे करके। यानी उनकी जो स्पीड अभी तेज़ चल रही थी क्योंकि एरिया ज़्यादा मिल रहा था, अब वही स्पीड उनकी स्लो हो जाएगी कम एरिया के कारण, यानी उनके चाल में हिंड्रेंस आ जाएगा, अवरोध आ जाएगा। इसी प्रकार से कुछ कंडक्टर्स में भी होता है। जैसे आप कंडक्टर्स की एरिया को रिड्यूस करेंगे तो उसके थ्रू जो इलेक्ट्रॉन्स का यानी करंट का जो फ्लो हो रहा है वो भी रिड्यूस होने लगता है और अल्टीमेटली रेजिस्टेंस बढ़ने लगता है। तो इस प्रकार से हमने आज ये 4-5 बातें देखी इलेक्ट्रिक करंट के लिए और रेजिस्टेंस के लिए। 1-2 क्वेश्चंस इसमें आप आसानी से देख सकते हैं। करंट का रेजिस्टेंस का एरिया और
लंबाई के अनुसार वेरिएशन देख सकते हैं कैसे कैसे हो रहा है। अब मान लीजिए ऐसे एक क्वेश्चन बना दिया जाए कि एक कोई कंडक्टर है जिसकी लंबाई इतनी थी तो रेजिस्टेंस इतना था, इसकी लंबाई हाफ कर दी जाए तो रेजिस्टेंस क्या होगा। आप सीधे से इस सवाल को कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए इसी प्रकार दूसरा सवाल बना दिया जाए कि कोई कंडक्टर है जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी क्रॉस सेक्शन एरिया पहले इतनी थी तो प्रतिरोध ये हो रहा था, और अब इसी क्रॉस सेक्शनल एरिया को डबल कर दिया जाए या हाफ कर दिया जाए तो फिर नया प्रतिरोध क्या होगा। इस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और बहुत सारे एग्जाम्पल्स बुक में भी दिए हुए हैं। एक दो क्वेश्चंस आप इस पर प्रैक्टिस कर लेंगे, या किसी दिन मैं भी इसमें एक न्यूमेरिकल सेशन लेकर के कंप्लीट कर दूंगा। तो आज के लिए भी इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम इससे आगे की बात करेंगे, लेकिन नेक्स्ट पार्ट में आने से पहले आप सभी को इसे रिवाइज करके आना है और जो छोटे छोटे डेरिवेशंस हैं उसे देख लेने हैं। हो सके तो एक दो न्यूमेरिकल भी रेजिस्टेंस इत्यादि पर कर लेना, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।